हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी ऐड हो जाती है। अब वो एनर्जी क्यों ऐड होती है उसका रीज़न हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाकर वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। देन इस क्लास में हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं कि वो एनर्जी जब हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो जो एनर्जी उसमें ऐड होती है वो होती कितनी है। तो अब कितनी एनर्जी होगी वो जितना हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, उस बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है जिस पर हम काम करते हैं, और हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि जब हम किसी भी बॉडी पर काम करते हैं, जिस बॉडी पर काम होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो काम करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब सपोज करो मैं किसी भी चीज़ पर काम करूँगा तो मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है ना, और जिस एनर्जी तो ख़त्म नहीं हो सकती, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यानी सिंपल सी बात है, जो एनर्जी मैंने यूज़ करी हो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो जिस बॉडी पर मैं काम करूँगा वो उस एनर्जी उस बॉडी पर चली जाएगी। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं वो एनर्जी क्या होगी, वो जो काम होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एनर्जी के रूप में उस सरफेस एरिया पर। अब वो कितना होगा हम क्या देखेंगे। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बीच में और जो उस सरफेस का सरफेस टेंशन है उसके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं हम। तो ये जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सब वही है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा है। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस करा था कि जब हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर इन्वायरमेंट से उसमें हीट एनर्जी आती है। हीट एनर्जी आ गई यानी पहले जितनी एनर्जी थी एक और एनर्जी आ गई, यानी दो तरह से एनर्जी आप लोगों की और इंक्रीज़ हो रही है। एक तो वो जो हम उसमें काम कर रहे हैं उसके रूप में, और एक ये जो इन्वायरमेंट से एनर्जी आ रही है। फ़िलहाल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो हम काम करते हैं और उस लिक्विड का सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो उसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक वायर है और ये कोई लिक्विड की फिल्म बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, आप सॉफ्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं और अगर आप ये कोई पतली सी वायर लें तो यहाँ पर एक ऐसे करके एक फिल्म बन सकती है, फिल्म बन जाती है। इस फिल्म के दो सरफेस हैं। नॉर्मली हम बात समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। कोई भी अगर चाहे कितनी भी पतली हो इसके दो सरफेस तो होंगे, एक इसका ऊपर का और इसका नीचे का। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अगर मैं चाहता हूँ इसका एरिया मान लेते हैं फ़िलहाल कितना है PBQ, इतना एरिया है सिंपल। एट द इनिशियल स्टेज इसका एरिया सिर्फ इतना है। तो सरफेस इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा वो पीछे ऐसे, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ के मॉलिक्यूल्स को खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सरफेस टेंशन लग रहा है इस पर ऊपर टेंजेंशली, इस पर एक फोर्स लग रहा है इतना। अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एरिया को, ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा इधर को और इसे नीचे की साइड लेके आ जाऊँगा। अगर मैं इसे यहाँ से इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर लेके आ गया नीचे यहाँ पर, तो इतना इसका एरिया बढ़ जाएगा, इतना इसका एरिया बढ़ जाएगा। अब मेरे को ये निकालना है कि ये फोर्स मेरे को लगाना कितना पड़ेगा। तो अगर आपको इसे ये फोर्स निकालना है तो आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि फोर्स ऊपर लग रहा है, फिर ये बिना किसी एक्सेलरेशन के नीचे आ सकता है। तो अब ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर फोर्स निकालने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था। सरफेस टेंशन का इसमें जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा ऊपर की साइड, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था T = F/L। क्या पढ़ा था, F/L। अगर इसकी डेप्थ में जाए तो ये होता है आप लोगों का F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर हम क्या करते हैं, F यहाँ पर इस साइन को हटाते हैं तो T लिखते हैं और L, यानी ये मैंने ऐसे पढ़ाया था आप लोगों को।
ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं, एक इमेजिनरी लाइन हमने मानी थी, कंसीडर करी थी, और ये इसके इस लाइन पर मॉलिक्यूल्स हैं जब मैं सरफेस टेंशन डिस्कस कर रहा था। तो इस पूरी लाइन पर कितना फोर्स लग रहा था, ठीक। तो आपको मतलब थोड़ा सा अगर हम अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लेंथ के। कम लेंथ होगी तो कम, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L। जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर लगता है T, ये कांस्टेंट है। इस पूरे सरफेस के लिए सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये F = हो गया TL। अब ये है एक सरफेस के लिए, लेकिन इस फिल्म के कितने सरफेस हैं, इस फिल्म के 2 सरफेस हैं, एक तो है ऊपर और एक है नीचे। एक तो है ऊपर और एक है नीचे। ये फिल्म ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है पीछे की तरफ। तो कितना फोर्स लगेगा, इसका डबल। तो यानी फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आई, F = TL एक सरफेस का। तो 2 सरफेस की कितनी हो गई, F = 2TL। तो यानी मैंने इसको पूरे को लेके आना है भाई। देखो अगर मेरे को इस पूरे को नीचे लेके मतलब बढ़ाना है तो मैंने दोनों को दोनों सरफेस बढ़ाने पड़ेगा ना, दोनों को दोनों सरफेस, नीचे का भी ऊपर का भी। तो मेरे को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना, F = 2TL। अब इतना मेरे को फोर्स लगाया और मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने इसको इंक्रीज करा, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, del x। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, del x। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस पर मैंने काम कितना करा। तो काम का सिंपल सा फॉर्मूला है, हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी आप वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, F × del x। भाई इतना फोर्स लगा और ये del x से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो जाएगा। अब W का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, F का फॉर्मूला ऐसे क्या बनेगा, 2TL del x। अब इसे देखें अगर आप, मैं T को अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ, L del x लेंथ है ये, और इंटू del x। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसका एरिया। तो यानी ये तो इसका एरिया होगा, और एक इसके पीछे वाले रेक्टेंगल का जो 2 लेयर हैं, तो इंटू 2। तो यानी ये जो है ये क्या है, ये चेंज इन एरिया। यानी इतना एरिया बढ़ा, जब मैंने इस पर इतना फोर्स लगाया तो इतना एरिया बढ़ा। तो वर्क डन क्या हो गया आप लोगों का, T × del A, चेंज इन एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो यानी वर्क डन और सरफेस टेंशन के बीच में फॉर्मूला क्या बन गया, T × del A। अब यहाँ से हम T और W के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन तो निकल गया। अब हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या बनाना है, देखो तो यहाँ से T निकल जाएगा आप लोगों का W अपॉन, यानी वर्क डन अपॉन del A। यानी सरफेस टेंशन क्या होता है आप लोगों का, सरफेस टेंशन क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वो वैल्यू होती है वर्क डन की, सरफेस टेंशन वो वैल्यू होती है वर्क डन की जो किसी भी लिक्विड का 1 यूनिट एरिया बढ़ाने में काम आता है। यानी अगर हमें किसी भी सरफेस, किसी भी लिक्विड के सरफेस का एरिया 1 यूनिट बढ़ाना है तो हमें जितना काम करना पड़ेगा वही क्या होता है, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन। एक बार और रिवाइज करें, अगर हमें किसी भी लिक्विड का 1 यूनिट एरिया बढ़ाना है तो हमें जितना काम करना पड़ेगा 1 यूनिट एरिया बढ़ाने पर, तो जितना काम करना पड़ेगा उतना ही क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन होगा। तो सरफेस टेंशन यहाँ से क्या हो जाएगा, T = W हो जाएगा 2 इंक्रीज 1 यूनिट स्क्वायर एरिया, 2 इंक्रीज 1 यूनिट स्क्वायर एरिया। तो इस तरह से हम किसी भी लिक्विड का इजीली क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का रिलेशन है बिटवीन T एंड W। तो यहाँ से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया,
द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर टू इंक्रीज द सरफेस बाय 1 यूनिट एरिया। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड is equal to the amount of work done to increase the area of liquid, यहाँ पर लिखें सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट स्क्वायर, 1 स्क्वायर यूनिट लिख दें आप, 1 स्क्वायर यूनिट। तो यानी किसी भी लिक्विड का अगर आप लोग 1 यूनिट स्क्वायर एरिया बढ़ाते हैं तो जितना काम आपको करना पड़ेगा वही क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किसी भी लिक्विड का हम सरफेस टेंशन कैसे निकाल सकते हैं और वर्क डन और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, क्योंकि आगे की चीज़ें जो होंगी वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे अभी। तो अभी से इसको 1-2 बार रिवाइज करके आप लिख लें और समझ लें, फिर हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा 11th क्लास के इस चैप्टर को समझने में, और ये आप लोगों के थोड़े थोड़े कंसेप्ट समझाएगा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों की हेल्प करेगा, जो कि आपको 11th क्लास में, 11th क्लास में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन 12th क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर यहाँ से आप फिज़िक्स के रिलेशंस को अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आप लोगों को 12th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वरना वहाँ पर 12th क्लास में बच्चे को चीज़ें ही समझ में नहीं आती, वो पूरी की पूरी बुक रट लेता है, लेकिन उसको फिर भी ये समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का लिंक बनाते रहिए आप लोग, अपने 11th के कॉन्सेप्ट को ईजी करते रहिए, और ताकि आप लोग इसे 12th में बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इस जो भी चैप्टर है इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।